कहीं और खून करके लाश को यहाँ ठिकाने लगाया गया और सीमेंट में चुन देने की वजह से चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और लाश का हुलिया आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में भेजो। अगर कहीं मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई होगी तो ही कुछ पता चल सकता है। सर, और ये ड्रम लगता है किसी टेम्पो टाइप गाड़ी में लाया गया है। यस, यू आर राइट। ऐसा करो, आसपास जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं पिछले 5 दिनों की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ओके। और हर माल ढोने वाली गाड़ी से ही पूछताछ करो। सर, पंकज के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 23 तारीख को कविता, पंकज और पंकज की बीवी ये तीनों एक साथ थे और 23 की ही रात को पंकज और उसकी बीवी पूना वापस चले गए और कविता नासिक वापस आ गई। सर, पूना पुलिस को 10 दिन पहले यानी 25 तारीख को एक लाश मिली थी 42 से 44 साल की लेडी की, और बॉडी को देख के उसकी शिनाख्त करना मुश्किल है। 25 को ही तो कविता की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। हाँ सर। सर, उन्हें बॉडी पे एक ब्रेसलेट मिला है जिसपे हमारे शहर के SJ ज्वेलरी शॉप का मार्क है और उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है। ये देखिए, ध्यान से देखिए इस ब्रेसलेट को। यस सर, ये डिज़ाइन मेरी दुकान के हैं सर, लेकिन किसने कब खरीदे ये कहना बहुत मुश्किल है। उस समय हमने करीब 2000 ब्रेसलेट बनाए थे सर। आप हमें सीसीटीवी की फुटेज दे सकते हैं? यस सर, श्योर। ओवर। ओके सर। ये गाड़ी का नंबर नोट करो, इसका भी नंबर नोट करो। सर, ज्वेलर से सीसीटीवी फुटेज तो मिल गई है। कविता का घर भी यहाँ आसपास ही है। कहीं वो लाश कविता की तो नहीं? चलो। आई के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी तक तो कुछ नहीं पलक, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक बॉडी जरूर मिली है पुणे पुलिस को, जिसपे से एक ब्रेसलेट मिला है, उस पर नासिक के ही किसी ज्वेलर्स का स्टैंप लगा है। आपको हमारे साथ पूना चलना पड़ेगा उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये मेरी आई नहीं है सर, ये मेरी आई नहीं हो सकती। ये मेरी आई नहीं है। उमेश सर, ये ब्रेसलेट और ये ज्वेलरी हमें बॉडी से मिली थी। आई उठ, आई प्लीज उठना, देख मम्मी, आई। पलक ने लाश को देखकर नहीं बल्कि उसके ब्रेसलेट से उसको आइडेंटिफाई किया है। यह भी तो हो सकता है कि वो लाश कविता की ना होकर के किसी और की हो। एक काम करो पवार, पलक का और बॉडी का DNA मैच करवाओ। इससे हमारे पास लीगल एविडेंस भी आ जाएगा और सच का भी पता चल जाएगा। ओके सर। वैसे पोस्टमार्टम में मौत की वजह क्या लिखी हुई है? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि कविता के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। लेकिन हाँ सर, कविता की मौत चोट लगने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि गला दबा के मारा गया उसे। और मौत का टाइम है 24 तारीख को सुबह 7 से 9 के बीच। वो जो ड्रम लेके आया था, कहाँ से लेकर आया था, इस बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन तलाश जारी है। क्या हुआ ताई? क्या हुआ? ताई बताओ ना क्या हुआ प्लीज।
नहीं नहीं मुझे सेनाई को बाहर नहीं लेके जाना चाहिए था। नहीं मैं ले जाती और नहीं ये सब। बॉडी से मिले ब्रेसलेट और बाकी गहनों से अनुमान लगाया जा रहा था कि वो कविता ही थी। और अगर वाकई वो लाश कविता की थी तो फिर कौन था उसका हत्यारा और उसकी हत्या के पीछे कारण क्या था? पुलिस के लिए सबसे बड़ा सस्पेक्ट योगेश था, लिहाजा योगेश के साथ सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उधर पुणे पुलिस अब भी उस टेम्पो वाले की तलाश कर रही थी जो शायद ड्रम में रखी कविता की लाश को वहां तक लेकर गया होगा। जिस प्लानिंग से इस हत्या को अंजाम दिया गया था उससे पुलिस को इस बात का तो अंदाजा हो गया था कि इसमें किसी शातिर क्रिमिनल का हाथ है। यह भी हो सकता था कि इसमें शायद एक से ज्यादा लोग शामिल हों। और कौन थे वो लोग? शायद कविता का घर से जाना योगेश को बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, इसलिए जब कविता 23 की रात को घर वापस आई तो दोनों में हो सकता है रात भर झगड़ा हुआ हो और सुबह कविता को मार डाला गया हो। सर हो सकता है योगेश ने गुस्से में आके कविता के साथ मारपीट की होगी और प्रथम ने उसका साथ दिया होगा, या फिर कविता के पिता ने आकर कविता का गला दबा दिया होगा ताकि उसे इस परेशानियों से मुक्ति। शांत एकदम आए, शांत 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 है। मैं हूं ना यहाँ पर, देख देख। हाँ शांत, एकदम शांत। ओके हाँ शांत, रुक। पानी पी। फिर से नानी का सपना दिखा ना? मला तर तुझं काही कळतच नाही आई। क्या जरूरत है बाबा का टॉर्चर सहने की? बचपन से देखती आ रही हूँ आई, अब तुझे यूं और थोड़ा थोड़ा मरते नहीं देख सकती मैं। पर अगर क्या क्या चाहती हो तुम कि एक दिन बाबा आए और तुम्हें ऐसे ही मार दे और मुझे भी तुम्हारी तरह सपने आए? नहीं नहीं ना नहीं। बस अब तू यहाँ नहीं रुकेगी आई। तू बाबा को छोड़कर चली जाए यहाँ से। नहीं आई तो क्या बोली तू? क्या बोली तू? नहीं मेरे को छोड़ेगी तू? कुछ नहीं मेरे को छोड़ दो। आई चलो यहाँ से। चल आई, मैं कह रही हूँ ना चल मेरे साथ। ताई तो आई को कहाँ लेके जा रही है? प्रथम हट जाए यहाँ से। लेकिन ताई नहीं एक बार मेरी बात सुन। आई नहीं, तू चाहती है ना कि मैं हमेशा खुश रहूं, तो चल मेरे साथ। हाँ लेकिन ताई मेरी बात तो सुन। प्रथम मैंने कहा ना बीच में मत पड़। चल आई। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर 5 मिनट में एक महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। मारपीट, गाली गलौज ये उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। वो ये सब सहती है। कभी कभी उनका जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन ये हिंसा खत्म नहीं होती। एक बेटी का अपनी माँ से ये कहना कि वो घर छोड़कर चली जाए शायद ये कुछ लोगों को सही ना लगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि औरत को अपने घर की दहलीज पार नहीं करनी चाहिए। आज भले ही पलक ने अपनी माँ कविता को इस नर्क भरी जिंदगी से निकालने की कोशिश की थी, पर क्या वो कामयाब हुई? या फिर कविता की जिंदगी का अंजाम भी कहीं उसकी माँ की तरह तो नहीं होने वाला था? बैठिए प्लीज। सर मेरी आई नहीं मिल रही है। मैंने उनको फोन भी लगाया लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। उनके जान पहचान वाले या आस पड़ोस में पूछताछ की आपने? सर मैंने सबको फोन लगा लिया लेकिन। बेटा अपने पापा को कुछ तो बोलने दो। ये मेरे पापा नहीं है, मेरे अंकल है। अंकल हैं? जी। तो आपके पापा इस वक्त कहाँ हैं? सर अपने बाबा के टॉर्चर से ही तो मैं अपनी आई को। टॉर्चर? जी, जरा जरा सी बात पर मेरी आई को वो मारते पीटते थे। इसलिए 4 दिन पहले मैं आई को घर से ले गई। क्या हुआ तुम्हें? अंकल आप आई को कुछ दिनों के लिए अपने साथ घर पे रख लीजिए ना प्लीज। भाई साहब ये पंकज भंडारी कहाँ रहता है? बाबा आई, वो लोग तो यहाँ भी आ गए। काय करायचं? कविता कविता तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। हाँ अंकल आप एक काम करिए, आप आई को लेकर ना कहीं दूर चले जाइए। काय बोलतेस तू? अंकल प्लीज आप आई को लेकर कहीं दूर चले जाइए ताकि पापा इनको ढूंढ ना सके। आई तू मेरी फिक्र मत कर। चलो अब आप जाइए।
चाहिए स्वतः चलो अब जल्दी से जाओ प्लीज। पलक तुम अपना ख्याल रखना। हाँ जाओ आई। अरे भाई साहब ये पंकज भंडारी कहाँ रहता है? पंकज भंडारी वो आगे राइट साइड में वो गली में रहता है। पंकज, दरवाजा खोल। उधर देख। लगता है डर के भाग गया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। चल ढूंढते हैं उसको। पंकज, आप कविता को अपने घर से फिर कहाँ ले गए? सर इगतपुरी, वहां पर मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है। आपके यूं दूसरी औरत के साथ चले जाने से आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? सर कविता मेरे लिए दूसरी औरत नहीं है। कविता 20 साल पुरानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसकी शादी हो गई और मैं पूना शिफ्ट हो गया। फिर 6 महीने पहले जॉब के लिए मेरा नासिक में ट्रांसफर हुआ और कविता से मुलाकात हो गई। आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम थी या नहीं? सर मेरी वाइफ शोभा कविता को बहुत अच्छी तरह से जानती है। शोभा पूना में बैंक में काम करती है और वहीं पर अपनी आई के साथ रहती है। इनफैक्ट 23 तारीख को शोभा भी इगतपुरी आई थी। कुछ टाइम के लिए हम तीनों ही साथ में थे। कविता बहुत परेशान थी। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कविता, तुमने कोई गलती नहीं की है। अगर उस वक्त तुम्हें यहाँ अपने साथ लेकर नहीं आता ना, तो शायद तुम्हारा पति तुम्हें जान से मार देता। तुम ऑकवर्ड फील मत करो। मैं आहे ना तुझा बरोबर, और फिर मैं कोई अनजान तो हूं नहीं। तुम्हारा कितना पुराना दोस्त हूं मैं। वो सब तो ठीक है पंकज, फिर भी मुझे घर छोड़कर बच्चों को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ये सगा बरोबर नहीं है पंकज। चाहे योगेश मुझे कितना भी मारे पीटे, चाहे मेरी जान भी ले ले, पर मुझे जाना चाहिए। कविता, फिर एक बार सोच लो। देखो पंकज सही बोल रहे हैं, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। सर मैंने और शोभा ने कविता को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से चली गई। फिर मैं और शोभा भी वहां से पूना आ गए। लेकिन सर 23 तारीख की रात तक कविता को यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। इसका मतलब तुम्हारी आई घर नहीं लौटी? सर वो बाबा के डर से पिछले 4 दिन से मैं अपनी एक दोस्त सोनाली के घर रुकी हुई थी। वहीं सुबह अंकल का फोन आया तो मैं तुरंत घर चली गई। प्रथम, तू यहाँ क्या कर रही है? बाबा ने कहा है तुझे घर पे नहीं आने देना। तुम सबकी बदनामी करने पे तुली देख है। मुझे तुझसे बात नहीं करनी। आई कहाँ है? उन्हें बुला। आई आई को तो तू लेके गई थी ना अपने साथ। मुझसे क्या पूछ रही है? चल जा यहाँ से। लेकिन प्रथम खोल। आई प्रथम ने ऐसा क्यों कहा पलक से, ये तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ 23 तारीख की रात को 11 बजे के आसपास मेरी कविता से बात हुई थी। हाँ पंकज, मैं घर के बाहर ही खड़ी हूँ। कविता तुम घर जाओ, अपना ख्याल रखना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है। अगर आपकी बात कविता से हुई थी तो इसका मतलब पलक तुम्हारा भाई प्रथम झूठ बोल रहा है। तुम्हारी आई घर में ही है। जी सर, हो सकता है कि आई घर पर ही हो। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। सर आप प्लीज मेरे साथ चलिए ना, कहीं मेरे पापा ने आई को फिर से मारा। योगेश, वो साहब, तुम्हारी पत्नी कविता कहाँ है? माला मायत नहीं साहब, मर गई वो हम लोगों के लिए। मर गई या मार दिया? क्या आप क्या कह रहे हैं साहब? आपकी बेटी पलक ने कंप्लेंट लिखवाई है कि उसकी मां यानी कि आपकी पत्नी कविता गायब है, और उसे शक है कि कविता इस समय आपके घर में ही है। पवार, तलाशी लो। ओके सर। फिर साहब एक शरीफ आदमी के घर में आप ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं? आपकी शराफत के किस्से आपकी बेटी से सुन लिए हमने। अब आप शराफत से खड़े रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए। अंकल आपकी शादी हो चुकी है, आपने ये बात हमसे छिपाई क्यों? तुम्हारी आई से कुछ भी नहीं छुपाया, उन्हें सब पता है। सर, हाँ सर ये देखिए खून के निशान।
फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, ब्लड के सैंपल कलेक्ट करो और टेस्ट के लिए भेजो। ओके सर। सर कविता का मोबाइल अभी ऑन हुआ है, उसमें किसी ने दूसरा सिम कार्ड डाला। उस नंबर पे किसी से कांटेक्ट हुआ? सर वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा, लेकिन हमने उसका एड्रेस निकलवा लिया। लेट्स गो। हाँ साहब, वो ड्रम मैं ही अपने टेम्पो में लेकर आया था। साहब एक आदमी हमारे लोनावाला टेम्पो स्टैंड पे आया और कहने लगा कि उसे पूना जाना है और मुँह मांगा भाड़ा भी दिया साहब। कैसा दिखता है, कुछ याद है? नहीं साहब, मुँह पे गमछा लगाया हुआ था और बड़ा सा चश्मा भी पहना था। कैसी शक्ल थी देख नहीं पाया साहब। तुम्हारे पास में कोई आता है और तुम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते हो कि वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब रखते हो? नहीं साहब, पूछा था, कहने लगा माता निकली है इसलिए गमछे से मुंह को ढका हुआ है साहब, और पीछे जाकर ड्रम के पास बैठ गया टेम्पो में। लोनावाला टेम्पो स्टैंड तक वो आदमी ड्रम कैसे लेकर आया? वो नहीं पता साहब। सर ये फ़ोन मैंने चुराया नहीं है साहब, मुझे कचरे के ढेर से मिला। सर जब मैंने मोबाइल ऑन किया तो मुझे ये ठीक ठाक लगा, इसलिए मैंने इसका सिम फेंक कर अपना सिम डालकर इसे इस्तेमाल करने लगा। फ़ोन मिला कहाँ से तुझे? आनंद कॉलोनी के पास। सर आनंद कॉलोनी में ही तो कविता जी का घर है। कविता के फैमिली वालों को पूछताछ के लिए बुलाओ। यस सर। और इसे गाड़ी में डालो। चल। क्राइम छुपाने के लिए आपने ही अपनी बेटी का फोन कचरे में डाला था ना? नहीं साहब। इसे बचाने की कोशिश कर रही हो? अपने नाना को, पिता को, भाई को या फिर खुद को? मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, अपनी आई का मोबाइल कचरे में क्यों फेंका? सर अगर मुझे मेरी आई का फ़ोन मिला होता तो मैं आपको लाके देती हूँ, उनका पता लगाने के लिए। कचरे के डब्बे में नहीं फेंकती। हाँ हाँ सर, वो फ़ोन मैंने ही वहाँ फेंका था। मैंने आई को नहीं मारा है सर। आई का फ़ोन मेरे बैग में कैसे है मुझे सच में नहीं पता। जब आई का फोन तेरे बैग में आया तो तब क्यों नहीं आया हमारे पास? जॉन, इसका तब तक अच्छी तरह से ख्याल रखो जब तक ये सच ना बोले। सर मेरी बात सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सुनो, इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि ये ड्रम यहाँ कौन लेकर आया था? जी साहब, ऐसा ड्रम मैंने कल्याण से उठाया था और लोनावाला छोड़ा था अपनी गाड़ी से। कौन लाया था? नाम नंबर पता कुछ याद है? ये तो नहीं मालूम साहब। कहाँ से पता होगा तुम्हें? चेहरे पे गमछा जो बांध रखा था उसने। अब ये बताओ कल्याण तक ये ड्रम किस गाड़ी में लेकर आया था? ये तो पता होगा। ठीक है, जाओ तुम। उमेश, ये खूनी बड़ा ही शातिर है। पहले कहीं से कल्याण, फिर वहां से लोनावला और फिर वहां से पुणे। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि पुलिस इन सबके बीच में भटकती रहे और उस तक पहुंच ही ना पाए। उमेश, अब तक इस ड्रम के हमें सिर्फ 2 लिंक्स मिले हैं। वो टेम्पो वाला मुन्ना पहले इस ड्रम को लोनावला से पूना तक लेके गया, फिर वो दूसरा टेम्पो वाला कल्याण से लोनावला तक लेके गया। अब हमें ये पता लगाना है कि इस ड्रम को कल्याण तक कैसे पहुंचाया है। सर ये भी तो हो सकता है कि ड्रम कल्याण के किसी एरिया से टेम्पो स्टैंड तक लाया गया हो। मतलब मर्डर कल्याण में किया गया होगा और कल्याण में ही बॉडी को ड्रम में डालकर सीमेंट से चुन दिया। एग्जैक्टली सर। पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने अपने चेहरे पे गमछा लपेटा था और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने वाले टेम्पो वालों को उसने एक दूसरे से मिलने नहीं दिया ताकि उसकी पहचान छिपी रहे। कल्याण चलते हैं। उमेश, कल्याण में लोकल पुलिस वालों को फोन करो और हमारी एक्टिविटी के बारे में बताओ। यस सर। सर ये पलक कुछ सर मेरी आई जिंदा है। उस ऑटो का नंबर याद है तुम्हें? नहीं सर। पवार, हो सकता है पलक ने कविता को देखा हो, क्योंकि जो लाश हमें मिली है उसे पहचान पाना मुमकिन ही नहीं है। और इधर योगेश भी अपना गुनाह कोई कबूल नहीं कर रहा। अगर उसने कविता का मर्डर किया होता तो इतनी तोड़ाई होने के बाद सब कुछ उगल चुका होता। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सारा ड्रामा कविता और पंकज ने मिलकर रचा हो। सर कविता अपनी शादी से खुश नहीं थी और ऐसे में उसका पंकज से मिलना, सर बहुत पुरानी दोस्ती है दोनों की।
तो हो सकता है कि पंकज ने कविता की मदद की हो उसके गायब होने में, और पंकज को पता हो कि इस वक्त कविता कहाँ है। इस पंकज पे 24 घंटे नजर रखो, क्योंकि जो लाश हमें पूना में मिली थी उसकी डीएनए की रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी पता चल पाएगा कि ये लाश कविता की है या नहीं। उमेश, समझ में नहीं आ रहा कि कल्याण टेम्पो स्टैंड तक ये ड्रम कैसे पहुंचा होगा। सिटी के अंदर थोड़ी दूर पर माल ढोने के लिए अक्सर लोग हाथ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कल्याण टेम्पो स्टैंड तक वो ड्रम हाथ गाड़ी से लाया गया। सर, एक औरत आई है पंकज से मिलने। चेहरा ठीक से देखा नहीं, लेकिन हुलिया से कविता लग रही। ओके सर। अरे भाई साहब, इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि कल्याण टेम्पो स्टैंड तक ये ड्रम तुमने छोड़ा था। अरे सुनो। हाँ साहब। इस ड्रम को पहचानते हो? हाँ साहब। तलाशी लो। क्या हुआ सर? क्या 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 हो गया? कविता आपसे मिलने आई और आपने हमें खबर तक नहीं की। कविता नहीं सर, मेरी वाइफ आई है अभी। क्या हुआ सर? आप अपने पति से इसी तरह छुप छुप के मिलने आती हैं, या जब भी आप घर से बाहर जाती हैं इसी तरह मुंह कवर करके जाती हैं? वो मुझे डस्ट से एलर्जी है, इसलिए मैंने मुंह ढक लिया था, और कुछ नहीं। सर, अंदर कोई नहीं है। कविता, आपके पति की पुरानी दोस्त, जानती हैं आप उन्हें? सर, कविता के बारे में मुझे सब पता है। इनफैक्ट मैं उससे इगतपुरी में मिली भी हूँ। वो बहुत अच्छी लेडी थी। थी नहीं, शायद वो अब भी जिंदा है। उसकी बेटी पलक ने देखा है उसे। सर, कहाँ है वो? मैं उससे मिल सकता हूँ? जरूर मिल सकते हैं। जैसे ही हम उससे मिल लेते हैं आपको भी मिलवाएंगे। चलो पवार। पवार, ये मियाँ बीवी की हिस्ट्री निकालो। सवाल पूछने पर ये लोग जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, लगता है कि दोनों प्रैक्टिस करके बैठे हैं। सर, मुझे तो इस पलक पे भी शक हो रहा है, कहीं अपनी माँ को देखने वाली बात करके या मैं गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रही। पॉसिबल है। ऐसा करो, पलक ने जिस एरिया में अपनी माँ को देखा है पता करो कहीं उस एरिया में सीसीटीवी है। अगर है तो सबकी फुटेज चेक करो। ओके सर। या तो ताला लगा हुआ है। सर, बॉडी को पुनः डंप करने के बाद कहीं वो भाग तो नहीं गया? आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं, आखिर पता तो चले कि यह बंगला है किसका। आप इन्हें जानती? इनका नाम कविता है। भाई साहब, इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल सकती है? यस प्लीज, थैंक यू। पलक, अगर तुम्हारी आई जिंदा है तो वो हम सबसे छिप क्यों रही है? अंकल, मैं भी वही सोच रही हूँ। वो किसी से भी नहीं मिलती, लेकिन मैं, मुझसे तो वो मिल सकती थी ना, बात भी कर सकती थी ना। देखो पलक, हो सकता है तुम्हारा ही डर रही हो, उसे ऐसा लगता हो तुम्हारे बाबा उसे जबरदस्ती घर ले जाए। देखो, ये तो अच्छी बात है ना कि वो जिंदा है, और जिस ब्रेसलेट से उस लाश की पहचान कराई गई थी, हो सकता है वो किसी और की हो। पलक, एक ना एक दिवस तुझे आई जरूर भेटना। पहले कविता का गायब होना, फिर एक लाश का मिलना, और फिर उस लाश पर से कविता के ब्रेसलेट की तरह दिखने वाले ब्रेसलेट का मिलना, और अब पलक का अपनी मां कविता को जिंदा देखना। ये केस पुलिस के लिए पहले से भी ज्यादा उलझता जा रहा था, कई सवाल खड़े कर रहा था। अगर कविता जिंदा थी तो फिर वो ऐसे चुप क्यों रही? अपनी बेटी पलक से भी क्यों नहीं मिली? क्या वो ऐसा करके अपने पति योगेश से बदला लेना चाहती थी, या फिर पंकज के साथ हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाना चाहती थी? सवाल कई थे,
और जवाब सिर्फ कविता दे सकती थी। ये लड़की तो पलक ही है, लेकिन जिसके पीछे ये भाग रही है उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। एक मिनट, जरा इसको जूम करना। पवार, इस ऑटो का नंबर नोट करो, इस ऑटो वाले का पता करो और इससे पूछो कि इसने इस औरत को छोड़ा कहां था। ओके सर। ये बंगला किसका है? सर कल्पेश भाई का बंगला। कभी कभार यहीं पे आते हैं। कभी कभार? अच्छा, वो रहते कहाँ हैं? सर कल्याण में रहते हो। उनका फोन नंबर है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास नंबर है उनका। उमेश, कौन सा घर है? साहब ये घर है, यहीं पे मैडम उतारत मैंने। चला चला। हेलो सर। सर ये कविता नहीं बल्कि कोई और लेडी है सर। मैंने पता किया, 5-6 दिन से ये घर से बाहर ही नहीं निकली सर। आस पड़ोस में पूछताछ करने से पता चला कि कविता को यहाँ कोई जानता ही नहीं है। जी कल्पेश, आप ही हैं? जी हाँ, क्या बात है? पूना में हमें एक लावारिस ड्रम मिला है और उस ड्रम में एक बॉडी मिली है जिसे सीमेंट में चुनकर डंप किया गया था। और वो बॉडी नासिक से मिसिंग एक औरत की है जिसका नाम कविता है। जानते हैं इसके बारे में कुछ? कविता? नहीं, मैं किसी कविता को नहीं जानता। तो फिर उस औरत की लाश आपके बंगले में कैसे पहुंची? अरे मैं कैसे बता सकता हूँ कि लाश मेरे बंगले से कैसे निकली? उमेश सर, उस हाथ गाड़ी वाले को बुलाकर लेकर आओ। राइट सर। सर, यही था वो आदमी? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। ध्यान से देखो, हमें पता है कि उसने चेहरे पर गमछा बांध रखा था, लेकिन कद काठी कुछ तो याद होगा तुम्हें? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है और उस आदमी ने अपने चेहरे पे कोई गमछा नहीं लपेटा था। तो तुमने उसका चेहरा देखा था? चेहरा तो देखा था साहब। उमेश सर। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। यस सर। कविता के मर्डर को बेहद ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था। कातिल ने कोशिश की थी कि पुलिस सुरागों और सबूतों की गुत्थी में ही उलझ कर रह जाए और उस तक कभी ना पहुंच पाए। क्रिमिनल अक्सर वारदात को अंजाम देने के बाद इस खुशफहमी में कि वो तुम्हारी आई थी, जिंदा थी। मैं अपनी आई के बारे में झूठ क्यों बोलूंगी? ये तो तुम ही अच्छी तरह जानती हो कि तुम झूठ क्यों बोलोगी। क्या तुम सच में ही नहीं जानती कि तुम्हारी आई जिंदा है या मर गई? और अगर वो मर चुकी हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनके मर्डर में शामिल हो? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बोलो। सर, पुणे पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय सुथार बोल रहा हूँ। सर, ड्रम जिस लोकेशन से उठाया गया था उसका पता चल गया है। चलो। सर लेकिन बता तो दीजिए, मैंने किया क्या है? थाने चलकर तो खुद ही बताएगा तूने क्या किया। डालो इसे गाड़ी में। अरे मेरा बात तो सुनो मत। सर मैंने कुछ नहीं किया। कल तक तो आप लोग कह रहे थे कि कविता जिंदा है और आज कह रहे हैं कि मैंने उसका मर्डर कर दिया। सिर्फ कह ही नहीं रहे, सबूत भी है हमारे पास। हाँ साहब, यही था वो। इसी ने ड्रम पहुंचाने टेम्पो स्टैंड बोला था। और साहब, उस दिन ये लाल रंग का कुर्ता पहन रखा था। सर ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। हाँ साहब, वही कद वही काठी और लाल कलर का कुर्ता ही पहना था। झूठ बोलेगा तो सजा ज्यादा होगी, सच बोलेगा तो फांसी की जगह उम्र कैद हो सकती है। बोल। ले जाइए। सर, कविता की शादी से पहले मेरा और कविता का अफेयर था। ये बात किसी को मालूम नहीं है। मैंने उससे ये बात छिपाई कि मैं शादीशुदा हूँ। उस रात मैं कविता को इगतपुरी ले गया। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे।
इसमें गलती क्या है? वेट लगेगा तेरा, सावधान। मेरा फोन ऑफ रखना, ठीक है? ठीक है। मैं कविता का मोबाइल लेकर पहले नासिक आया, फिर सिन्नर गया और फिर कविता के मोबाइल को शिरडी ले गया। और शिरडी पहुंचकर मैंने कविता के मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद जब मैं कविता की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इगतपुरी पहुंचा तो और ड्रम में सीमेंट इसलिए डाल दी ताकि कोई चेक करे तो लाश का पता ही ना चले। सीमेंट का घोल खत्म हो गया था, इसलिए लाश का चेहरा नहीं ढक सका। वहां से ड्रम ले जाने के लिए सबसे पहले मैंने हाथ गाड़ी वाले को बुलाया। फिर ड्रम को एक टेम्पो में लदवाकर कल्याण तक लेकर आया। कल्याण से दूसरा टेम्पो करके मैं उसे लोनावाला ले गया और फिर लोनावाला से ड्रम को पूना। मुझ पे शक ना हो इसीलिए कविता का मोबाइल मैंने प्रथम के बैग में डाल दिया था। सिर्फ क्राइम करने वाला ही गुनहगार नहीं होता मैडम, क्रिमिनल का साथ देने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। आप ये बताइए कि पलक को उसकी आई दिखाई दी, इसके पीछे क्या राज है? पलक को गुमराह करने के लिए इन्होंने मुझे कविता जैसी ही एक साड़ी लाकर दी और वो ही साड़ी पहनकर मैं पलक के सामने से गुजरी और जाकर मैं एक ऑटो में बैठ गई और थोड़ी ही दूर जाकर मैंने वो ऑटो छोड़ दिया और मैंने दूसरा ऑटो पकड़ा और सीधे जाकर मैं इनसे मिली। क्या हासिल हुआ तुम्हें? कभी सोचा कविता के उन बच्चों के बारे में? प्यार पाने का रास्ता जुर्म कभी नहीं होता। क्या चाहती थी पलक अपनी मां के लिए? सिर्फ यही कि उसकी मां के शरीर पर उसके पिता की मार के जख्म ना हो, रोज उसकी आंखों में आंसू ना हो, परिवार के साथ रहते हुए भी एक खालीपन ना हो। और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि जिस पंकज को उसने अपनी मां के लिए एक शुभचिंतक समझा था, वो इंसान उसके पिता से भी ज्यादा खौफनाक वहशी दरिंदा निकला। शायद पंकज जैसे लोगों के कारण ही महिलाएं ये सोचती हैं कि घर पर जो अत्याचार हो रहा है उसे चुपचाप सहते रहो, क्योंकि बाहर की दुनिया घर से भी ज्यादा बुरी है। लेकिन जिंदगी सहने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। पर यह भी सच है कि हम अकेले नहीं जी सकते। हर इंसान को अपने खालीपन को भरने के लिए भावनात्मक रूप से एक सहारे की जरूरत होती है। योगेश ने अगर अपना पति धर्म निभाते हुए कविता की इज्जत की होती, उसे प्यार दिया होता, उसे दोस्त समझा होता, तो उसे पंकज जैसे इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ती और आज वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं, सही मायने में वो घर है ही नहीं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।